प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम किंकर पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी से हूँ। आज मैं आपके साथ एमए द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्न पत्र कथा साहित्य के अंतर्गत संकलित कहानी उसने कहा था की चर्चा करूँगा और इस कहानी की कुछ बातें आपसे साझा करूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो अपने लिखित या अलिखित रूप में हमारे यहाँ प्रारंभिक काल से मौजूद रही है। कहानी की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में और खासकर भारतीय साहित्य में कहानी के विभिन्न रूप हमें मिलते हैं। जैसे उपनिषदों की रूपक कथाओं के रूप में, महाभारत के उपाख्यानों के रूप में, रामायण की कहानियों के रूप में, बौद्धों की जातक कथाओं के रूप में इत्यादि। कहानी हमारे समाज के सबसे निकट रहने वाली विधा है। तभी विचारक ई.एम. फॉर्स्टर कहते हैं कि कहानी मनुष्य की आदिम अवस्था से संबद्ध है। यह तब उत्पन्न हुई थी जब मनुष्य पढ़ना भी नहीं सीखा था। साहित्य के मूल रूप उत्पन्न हो रहे थे, इसीलिए कहानी हमारी आदिम प्रवृत्तियों को अपील करती है। यहीं से हम ये समझ सकते हैं कि कहानी की उपस्थिति और उसका प्रभाव कितना गहरे है। आज हम जिस कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है उसने कहा था, और यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा गुलेरी जी के बारे में कर लें और उनके लेखन कौशल के बारे में थोड़ा सा जान लें। हम जैसा कि जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी मूलतः भाषा शास्त्री और निबंधकार थे, लेकिन उन्होंने 3 कहानियाँ भी लिखी हैं, और वो 3 कहानियाँ ऐसी हैं जिन्होंने उन्हें हिंदी कथा साहित्य में अमर कथा शिल्पी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। उनकी पहली कहानी सुखमय जीवन थी, जो 1911 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। उनकी दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा, जो 1913 में प्रकाशित हुई, और तीसरी और आखिरी कहानी उसने कहा था, जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह कहानी 1915 की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वर्ष 1915 में सरस्वती में यह प्रकाशित हुई, और उस समय सरस्वती के यशस्वी संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रकाशित कर इस पर कहा था कि यह एक हिंदी की एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में होने जा रही है। उसने कहा था कहानी अपनी विषय वस्तु, शिल्प और स्थानीय रंगत के कारण हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जो उस दौर की कहानियों में बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। हम कह सकते हैं कि 1915 में जब ये प्रकाशित हुई तब हिंदी कहानी मुश्किल से 15 वर्ष की थी। हिंदी कहानी की शुरुआत आचार्य शुक्ल ने 1901 ईस्वी से मानी है, और यह दौर हिंदी कहानी के लेखन का वह दौर था जब कहानी की भाषा और कहानी का शिल्प अपने प्रारंभिक स्वरूप में था। लेकिन अपनी प्रारंभिक कहानियों के बीच यह कहानी एक प्रौढ़ कहानी के रूप में हमारे सामने आती है, और हिंदी कथा साहित्य में मील के पत्थर की तरह से स्थापित है। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी को पढ़ना और कहानी को समझना और उस पर टिप्पणी करना ये महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब हम एमए के विद्यार्थी के रूप में उस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा होती रही है, लेकिन आज जब हम 2020 ईस्वी में 1915 की कहानी की विवेचना कर रहे हैं तो यह हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कहानी जब कोई लेखक लिखता है तो वो तत्वों के आधार पर नहीं लिखता है,
बल्कि वह कहानी की रचना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत करता है। हम चर्चा करते हैं इस कहानी की। यह कहानी, पहले हम इस कहानी के कथानक को संक्षिप्त रूप में समझ लें, क्योंकि कहानी पर कुछ बात करने से पहले उसके मूल टेक्स्ट को हमारे विद्यार्थियों को पहले पढ़ना चाहिए। पहले आप पूरी कहानी जब पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। कहानी की जो शुरुआत है, उसने कहा था, कहानी की शुरुआत में लेखक हमें अमृतसर के एक मोहल्ले का परिचय देता है। ये कहानी मुख्य रूप से 5 भागों में बटी हुई है और उन 5 छोटे छोटे खंडों में कहानी का कथानक स्वयमेव आगे बढ़ता है। कहानी के प्रथम खंड में हम देखते हैं कि लेखक ने अमृतसर की गलियों का चित्रण किया है, जहां तांगे वाले अपनी भाषा के माध्यम से एक चमत्कार उत्पन्न करते हैं और अमृतसर के बाजार का पूरा दृश्य एक नाटक की तरह से हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। कुछ भाषा का ऐसा प्रयोग है कि वह कहानी को जीवंत बना देती है। और इसी पहले खंड में कहानी के उन 2 पात्रों का प्रथम परिचय भी होता है, प्रथम मिलन भी होता है, जिनके सहारे कहानी आगे बढ़ती है। उन 2 पात्रों में से 12 वर्ष का एक लड़का लहना सिंह है और दूसरी 8 वर्ष की एक लड़की है। लहना सिंह उसे देखता है, एक दुकान पर दोनों मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, और वो पूछती है तुम कहाँ रहते हो। दोनों अपना परिचय बताते हैं और निष्कर्ष रूप में ये हमारे सामने आता है कि दोनों अपने मामा के यहाँ रहने के लिए आए हैं। और इस तरह से दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है और इसी बातचीत के क्रम में लहना सिंह उस लड़की से एक प्रश्न पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई क्या, और वह शर्मा कर उत्तर देती है धत। और ये क्रम लगातार चलता है, कई दिनों तक वो पूछता रहता है। जहाँ भी जिस दुकान पर वो मिलता है उससे यही प्रश्न बार बार पूछता है। लेकिन एक दिन अचानक जब वह प्रश्न पूछता है और उस प्रश्न के उत्तर में वह कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू, वो अपना दुपट्टा दिखाती है। और उसके इस उत्तर की प्रतिक्रिया में, उसके इस उत्तर के बदले में जो स्थिति उस लड़के की होती है, उसका एक सुंदर चित्रण लेखक ने किया है कि वह उत्तर सुनकर वह जो युवक है वह विचलित हो जाता है और वो कुछ ऐसी घटनाएं करता है जिससे पाठक यह सहज रूप से अंदाज़ा लगाने में सक्षम हो जाता है कि शायद वह उस लड़की से किसी तरह का अपना मानसिक लगाव महसूस करता था और उस उत्तर के बाद वह थोड़ा सा विचलित हो गया है, जाकर किसी से टकरा जाता है, कुत्ते को पत्थर मार देता है और एक खोमचे वाले से भिड़ जाता है और फिर यहीं पर कहानी का पहला खंड समाप्त हो जाता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पाठक के मन में ये बात प्रवेश कर जाती है कि नहीं, कुछ न कुछ बात थी, कोई न कोई मानसिक लगाव था। उसे हम कोई भी रूप दे सकते हैं, उसे हम प्रेम कह सकते हैं, लगाव कह सकते हैं, या एक साहचर्यजन्य सुख कह सकते हैं जो उसे रोज मिलता था। और इस उत्तर के बाद वह निराश हो जाता है। यहीं पर कहानी के पहले खंड की समाप्ति होती है। कहानी का जो दूसरा खंड है, उस खंड में युद्ध के मैदान का चित्रण है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हो चुका था। ये 1915 की कहानी है और अगर हम देखें तो कहानी का पहला खंड इस युद्ध के मैदान से 25 वर्ष पहले का दृश्य है, यानी 1890 के आसपास का वो दृश्य था। और ये जो दूसरा दृश्य है, इसकी जो भूमि है वो भारत से हजारों मील दूर एक ऐसी जगह पे है, फ्रांस की धरती पे, जहां भारतीय सिपाही अंग्रेजों के लिए जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और इस युद्ध में वो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। और लेखक ने युद्ध की भूमि का चित्रण इतने सहज और स्वाभाविक ढंग से किया है कि वो कहीं बोझिल पाठक को नहीं होने देता है। दूसरे खंड में ही हमें कहानी के अन्य पात्रों से भी परिचय मिलता है, जिनमें सूबेदार हजारा सिंह हैं, उनका बेटा बोधा सिंह है, लहना सिंह का एक साथी वजीरा सिंह है। और इन सारे सेनानियों के बीच, इन सारे युद्ध के सिपाहियों के बीच जिस तरह की बातचीत, जिस तरह का संवाद लेखक दिखाता है, उससे यह पता चलता है कि युद्ध के मैदान में भी ये सिपाही किस सहज और सरल
ढंग से रह रहे हैं उसकी कोशिश लेखक के द्वारा यहाँ की गई है। जैसे जब खाई से पानी निकालने की बात आती है और बोधा सिंह और ये वजीरा सिंह पानी निकालता है, और पानी निकालते हुए जिस तरह से वह हास और परिहास का पुट निर्मित करता है वह देखने योग्य है। वह कहता है कि मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। और उसकी इस बातचीत से सब खिलखिला पड़ते हैं और युद्ध के मैदान में जो एक तनाव होता है वो फट जाता है और सब लोग सामान्य हो जाते हैं। गुलेरी जी की यह कहानी कला का एक अद्भुत नमूना है, जहां पर हम ये देखते हैं कि युद्ध के मैदान में, युद्ध जैसे कठिन समय में भी किस तरह से वह इन सिपाहियों को सामान्य बना पाते हैं। और बोधा सिंह यहीं पर पता चलता है कि वो बीमार है और उसकी देखरेख लहना सिंह बहुत ही संजीदगी के साथ करता है। लेकिन पाठक को तब तक यह पता नहीं होता है कि लहना सिंह जो है बोधा सिंह के प्रति इतने लगाव क्यों रख रहा है और उसकी इतनी देखभाल और उसका इतना ख्याल क्यों रख रहा है। इसी खंड में एक छोटा सा गीत भी लेखक ने वजीरा सिंह से गवाया है उसके मुंह से, और वह उस गीत का मूल स्वर घोर श्रृंगारिक है। जैसी कि लेखक हमें सूचना देता है इस खंड के आखिरी पंक्तियों में कि कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चों का सा गीत गाएंगे। लेकिन ये गीत उन सेनानियों को हास परिहास के माहौल में ले जाता है और यहीं पर कहानी का ये दूसरा खंड समाप्त होता है। कहानी का एक तीसरा खंड आता है जो रात के दूसरे पहर से शुरू होता है, और कहानी के इस तीसरे खंड में अकस्मात कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे कहानी अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ती जाती है। इस दूसरे खंड में सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, लहना और सारे के सारे सिपाही अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं। तभी अचानक एक ऐसे पात्र का आगमन होता है जिसे लेखक ने लप्टन साहब कहा है। वो लप्टन साहब इन सिपाहियों के अधिकारी के रूप में आता है और आकर के वो सूबेदार को हुक्म देता है कि तुम यहाँ से जाओ और कुछ दूर पर जर्मन सेना है और वहां पर उससे युद्ध तुम्हें करना है। सूबेदार साहब अपनी एक टुकड़ी लेकर पूरी चले जाते हैं और कुछ चंद गिनती के सिपाही यहाँ रह जाते हैं। उनके जाने के बाद लहना सिंह जैसे ही सिगड़ी के उजाले में लप्टन साहब का मुंह देखता है, उसे कुछ शंका होती है कि ये वो लप्टन साहब हमारे वो अधिकारी तो नहीं है जो हमसे रोज मिलते थे, क्योंकि इनके बाल अचानक बदल गए हैं, छोटे हो गए हैं और उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं जैसे वो सिगरेट जलाते हैं और लहना सिंह को भी सिगरेट पीने के लिए देते हैं। और लहना सिंह का माथा यहीं पर ठनकता है, उसके दिमाग में कुछ हलचल होती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और ये लप्टन साहब के वेश में हमारी शत्रु सेना का कोई व्यक्ति आ गया है जो हमें नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से आया है। यहाँ पर लेखक ने बड़े ही चतुराई से और बड़े ही कुशलता पूर्वक लहना सिंह की जिस प्रत्युत्पन्न मति का परिचय दिया है वह काबिले तारीफ है, और वही इस कहानी में लहना सिंह को एक प्रमुख पात्र या जिसे हम कहानी का नायक कह सकते हैं, नायक के रूप में लहना सिंह की उपस्थिति दर्ज होती है। लहना सिंह को शक तो हो जाता है लेकिन वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, और आश्वस्त होने के लिए वह कुछ बातें करता है लप्टन साहब से। सिगरेट तो ले लेता है लेकिन वो जानता है कि हमारे लप्टन साहब तो जानते थे कि सिगरेट नहीं पीते, पर ये मुझे दे रहा है। और फिर वो बातचीत के क्रम में और आगे उन्हें ले जाता है और खोलना चाहता है, और जैसे जैसे लप्टन साहब की बातें खुलती जाती हैं लहना सिंह को ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये जर्मनी का ही कोई सिपाही है, जर्मनी का कोई अधिकारी है जो हमारे लप्टन साहब के वेश में आया है। वो छोटा सा एक नमूना यहाँ पर है कि वो बात करता है कि आपके साथ जो पर साल हमने जगाधारी के जंगलों में शिकार किया था और आपका जो खानसामा अब्दुल्ला था वो रास्ते में मंदिर में जल चढ़ाने चला जाता है, आपने कैसे नील गाय मारी थी, उनकी सींग कितनी लंबी थी, और इन बातों के माध्यम से वह पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि जो खानसामा है अब्दुल्ला वो मंदिर में जल क्यों चढ़ाने जाएगा। लेकिन अपनी ही बातों में लप्टन साहब घिर जाते हैं और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद लहना सिंह वहां से निकल लेता है अपने अन्य सिपाहियों को जगाने के लिए, उन्हें सचेत करने के लिए। और वो देखता है कि जैसे ही यहाँ पर कहानी का तीसरा खंड ये समाप्त होता है। चौथे खंड में जैसे वो आगे बढ़ता है और अपने सिपाहियों से टकराता है और उनसे बताता है कि तुम सब चैन की नींद मत सो, कयामत आ गई है।
और कयामत के रूप में जो है लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर कोई शत्रु सेना का व्यक्ति आया हुआ है और वह सबको जगाता है और कह देता है, अपने विश्वस्त सिपाही से कहता है कि जाओ सूबेदार साहब को सूचना दो और उनको यहाँ तत्काल आने के लिए कहो। और फिर तुरंत एक बहादुर सिपाही की भांति लेफ्टिनेंट साहब के ऊपर झपटता है, उनके ऊपर आक्रमण करता है और उन्हें गिरा देता है। और गिराने के बाद उनकी तलाशी लेता है, लेकिन उससे एक छोटी सी चूक हो जाती है कि वो लेफ्टिनेंट साहब के पैंट की जेब की तलाशी नहीं ले पाता, जहां पर एक रिवाल्वर रहती है। और इसी छीना झपटी और बातचीत के क्रम में लेफ्टिनेंट साहब वो अपनी रिवाल्वर निकालते हैं और उस रिवाल्वर से लहना सिंह के जांघ में गोली लग जाती है और गोली लगने के बाद वो घायल हो जाता है। तब तक सूबेदार साहब आ जाते हैं अपनी टुकड़ी लेकर। एक युद्ध होता है और बहुत सारे जितने भी जर्मन सिपाही होते हैं मारे जाते हैं। इनकी तरफ से भी कई लोग घायल होते हैं, कई लोग मारे जाते हैं। और कहाँ इसी खंड के आखिर में कहानी अपने पूरे रूप में खुल जाती है। कहानी का शीर्षक जो है हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। जब घायलों को अस्पताल ले जाने की बारी आती है तो लहना सिंह खुद न जाकर बोधा सिंह को, सूबेदार साहब को और अपने अन्य साथियों को अस्पताल भेजने के लिए कहता है और खुद वहां पर रुक जाता है। हजारा सिंह जो सूबेदार साहब हैं वो जिद करते हैं, लेकिन वो नहीं जाता और जाते जाते सूबेदार साहब से कहता है कि आप जाइएगा और जाते जाते मेरी एक बात करिएगा। लेखक हमें सूचना देता है कि लहना सिंह कहता है कि सुनिए, तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। मुझसे उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। अब पाठक यहाँ पर सोचता है कि ऐसा क्या कहा था जिसे वो उसने कर दिया, और ये बात खुलती है कहानी के आखिरी खंड में, 5वें खंड में, जहाँ लेखक पूर्व दीप्त शैली का प्रयोग करता है, जिसे हम लोग फ्लैशबैक सिस्टम कहते हैं। हिंदी कहानी में पहली बार ये प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी कर रहे हैं। ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। आखिरी खंड में घायल लहना सिंह पड़ा है, अपने मृत्यु के निकट पहुंच रहा है और लेखक लिखता है कि मृत्यु के कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। अब वो जब मृत्यु के करीब है तो वो अपने स्मृति में चला जाता है, यादों में चला जाता है और 12 वर्ष के उस समय को याद करता है जब वो उस लड़की से मिला था, बातें हुई थी, और उन सारी बातों को याद करके थोड़ा सा भावुक होता है। और भावुक होने के बाद ये अपनी यादों में ही जाके सोचता है कि उसका वो उत्तर सुनकर कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, उसे क्यों दुख हुआ था, उसे क्यों क्रोध आया था, आज तक वो समझ नहीं पाया। वजीरा सिंह पानी पिला दे। इस आखिरी खंड के 2 वाक्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो उसने कहा था और दूसरा वजीरा सिंह पानी पिला दे। घायल है, वजीरा सिंह से पानी मांगता है, लेकिन अपने अतीत में जाता रहता है। फिर वो वापस चला गया पानी पीकर 25 वर्ष पहले। अब यहाँ पर कहानी का एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम आता है, जिससे ये पता चलता है कि लहना सिंह को किसने क्या कहा था कि वह अपने आत्मोत्सर्ग की ओर चला गया। 25 वर्ष पहले याद करता है कि युद्ध का बिगुल बज चुका था, युद्ध में जाने का हुक्म आ चुका था और उसके सूबेदार उसे चिट्ठी लिखते हैं कि मेरे घर आना, हम लोग साथ में चलेंगे। जब उसके सूबेदार साहब के घर जाता है तो वहीं पर सूबेदार कहते हैं कि तुझे सूबेदार नहीं जानती है, जा उससे मिलके आ जा। जब सूबेदारनी से मिलता है तो वो नहीं पहचान पाता। कहानी में कहीं ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वो पहचान पाता है। सूबेदारनी उसे खुद पहचानती है और कहती है मुझे पहचाना नहीं? तो कहता है नहीं। तो वो कहती है तेरी कुड़माई हो गई। धत, मैं वही तेरी कुड़माई हो गई वाली लड़की हूं जो आज तुम्हें इस रूप में दिखाई दे रही हूं। और फिर दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं। और जाने से पहले लहना सिंह से वो कहती है कि मेरे पति और मेरे बेटे की जो जिंदगी की सुरक्षा है मैं तुम्हें सौंप रही हूं और तुम इन्हें जाना और युद्ध के मैदान में इनका ख्याल रखना। वो वचन लेती है और वो वही वचन है जो उसने कहा था, जिसकी रक्षा करते हुए लहना सिंह अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देता है, अपनी जान की परवाह किए बिना। और यहीं पर कहानी का आखिरी क्षण आ जाता है और वो वजीरा सिंह से कहता है वजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। और फिर वो अपने घर को याद करता है थोड़ी देर के लिए। और कहानी के आखिरी 2 लाइनों में हमें लेखक ये सूचना देता है कि कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक करुण
त्रासदी के रूप में, एक करुण पुकार के रूप में, कि वह लहना सिंह उस नायक के रूप में हमारे सामने आता है जहां वह अपना आत्मोत्सर्ग करके, जहां वह अपने जीवन का बलिदान करके उसने कहा था जो उसकी रक्षा कर देता है। संक्षेप में हम देखें तो उसने कहा था कहानी आदर्श प्रेम की कहानी है, जिसमें तर्क और व्यवहार की परिभाषाएं एक सामान्य से भावावेग के समक्ष अर्थहीन और बेमानी अनुभव होने लगती हैं। कथाकार ने भावना संवेदना के इस वेग को इस तरह संकेतात्मक अभिव्यक्तियां दी हैं कि वह आश्चर्यजनक है, और यही उस कहानी की सफलता है। इस कहानी पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी एक जगह लिखा है कि इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जो बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्ज प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर आघात नहीं पहुंचता है। यह कथन हमें यह बताता है कि यह कहानी एक ऐसे अशरीरी प्रेम की कहानी है जहां प्रेमी प्रेम में अपना सब कुछ बलिदान करके भी अपने प्रेम की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखता है। कहानी की जो भाषा है वो भावानुकूल, पात्रानुकूल और स्थानीय रंगत के अनुसार है। कहानी में जिन शब्दों का प्रयोग लेखक ने किया है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे अमृतसर के बाजार का जो दृश्य है जिसमें वो कहते हैं कि इक्के वालों के मुंह से हटो बाछा जी, बचो भाई जी, और हट जा पुत्ता प्यारियां, हट जा पुत्ता प्यारियां, ये जो सारे के सारे प्रयोग हैं वो बहुत स्वाभाविक और सहज बना देते हैं कहानी को। कहानी का जो एक शुरुआती दृश्य में तेरी कुड़माई हो गई, अगर वहां पर लेखक तेरी सगाई हो गई जैसे शब्द का प्रयोग करता तो वो आत्मीयता और कहानी में वो प्रभाव नहीं आ पाता। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कहानी में लहना सिंह का समर्पण, उसकी वचनबद्धता और प्रेम के आदर्श स्वरूप का जो चित्रण हुआ है, वही चित्रण इस कहानी को हिंदी कथा साहित्य में अमर बना देता है। तो ये इस कहानी पर संक्षिप्त बात थी। इसी के साथ अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। धन्यवाद।